हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 38, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा इस पूरी सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी आप यहाँ पर समझोगे। साथ ही में जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं उनका भी डिस्कशन होगा, और अलोंग विद दैट जितने भी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनका भी डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। अब दो फीचर्स यहाँ पर ये हैं, अगर आपको ये पूरा बैच फ्री में अवेल करना है तो उसके लिए आपको हमारा जो चैनल है दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको जितने भी हमारे यहाँ पे कोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे। एंड यहीं पर ही आपको जीके जीएस के पेड वीडियो में ये पूरा बैच यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसमें आपको एप्लीकेशन पर डेली क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और क्वेश्चंस का लेवल होगा बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस होंगे विथ लेटेस्ट पैटर्न। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं अष्टमुडी लेक की, वेमनाथ लेक, इसके अलावा सस्थमकोटा लेक, तो ये तीनों ही लेक आपको केरल राज्य में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेणुका लेक के बारे में, तो ये आपको केरल में देखने के लिए नहीं मिलती है, बल्कि रेणुका लेक आपको हिमाचल प्रदेश में एक जिला है सिरमौर के नाम से, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो रेणुका झील कहाँ पर हुई? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा अष्टमुडी हो गई, वेमनाथ है, और इसके अलावा सस्तमकोटा झील, ये तीनों ही आपको मिलेंगे केरला में। और आपसे वो पूछा था कि केरला में कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा ये किस घराने से संबंधित है। तो अगर हम बात करें तराना सिंगर जिनका नाम है पंडित रतन मोहन शर्मा, ये बिलोंग करते कौन से घराने से, तो आंसर क्या होगा? आंसर है मेवाती घराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि पंडित रतन मोहन शर्मा ये इनका संबंध किस गायक से है, मतलब किस उससे है, तो आंसर होगा तराना सिंगर है ये। और अगर आपसे पूछे कि घराना कौन सा है, तो आपको मेवाती घराना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर की, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्विट्जरलैंड जेनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड का एक जगह है कोलिग्नी, और इसमें भी अगर हम मोर स्पेसिफिक जाएं तो कोलगनी है। वैसे आपके एग्जाम में जेनेवा लिखा आएगा तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, मतलब जेनेवा के साथ जाना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो होम रूल लीग को भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें दो लोगों का नाम काफ़ी आता है, एक तो है एनी बेसेंट और एक आते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। तो दोनों का ही संबंध किससे आता है? ये आता है होम रूल लीग मूवमेंट से। और इसी में अगर आपसे पूछे कि मुख्य रूप से मद्रास वाले एरिया में जो होम रूल लीग से एसोसिएटेड है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने साल 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना या फिर उसकी शुरुआत यहाँ पर करी थी। और एनी बेसेंट कहाँ से बिलोंग करती है? तो एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड से बिलोंग करती थी,
ठीक है, और काफ़ी फेमस थी ये भारत में। और इसके अलावा 1893 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के हिस्से के रूप में भारत में आई थी। तो अगर आपसे पूछे कि भाई आयरिश लेडी हैं, भारत में कैसे आई हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक सोसाइटी थी बाय द नेम ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, और उसी के पार्ट में ये जो एनी बेसेंट है वो 1893 में भारत आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हाँ, एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि एनी बेसेंट की बात करें ना, तो ये आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, मतलब प्रेसिडेंट के तौर पे अगर हम बात करते हैं। अगर आपसे पूछे आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये बनी थी सरोजनी नायडू, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो ये बनी थी एनी बेसेंट, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि पानी का रासायनिक समीकरण H2O, ठीक है, H2O है, निम्न में से किस MS वर्ड विशेषता का उपयोग H2O लिखने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा H2O, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। तो H2O हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इस तरीके से H2O को। अब इसमें अगर हम बात करें, जब हम MS वर्ड में H2O को लिखना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे इस 2 को नीचे लेके आना थोड़ा सा, यानी कि अगर आप आपसे पूछे तो ये H2O ऐसे बनता है, ऐसे CaSO4 ये सब नीचे आता है ना, तो ये कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है दैट इज़ वो इस्तेमाल होता है सबस्क्रिप्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल जब आप करोगे तो चीज़ें नीचे की तरफ आएंगी, सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा, चीज़ें ऊपर की तरफ जाएंगी। जैसे अगर आपने लिखा A+B का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा A² + B² + 2AB। और इसमें जो यहाँ पर ये चीज़ है ना, दैट मीन्स ये हम सुपरस्क्रिप्ट की बात करें, हम ऊपर की बात करें, सुपर ऊपर और सबस्क्रिप्ट की ध्यान रखोगे दैट इज नीचे, ठीक है। तो ये आपको उसमें चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि ISDN का एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है, और जो एक मौजूदा सिंगल टेलीफोन लाइन पर आवाज़, डेटा और नियंत्रण सूचना प्रसारित कर सकती है। तो इसमें ISDN इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो ISDN की बात करें, बेसिकली इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका जो है यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, सर्वर हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्विस डाइवर्सिफाइड, ये भी गलत है। इंटीग्रेटेड ये तो यहीं से गलत है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें इबेरियन पेनिनसुला की, तो ये आपको बेसिकली यूरोप जो कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो इबेरियन प्रायद्वीप है ना, ये यूरोप का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, बेसिकली जो स्पेन और पुर्तगाल वाला एरिया है, वहाँ पर आपको ये पेनिनसुला देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज़ इरेबियन पेनिनसुला, जो फ्रांस और पुर्तगाल इनके एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि बोडो एक नरजातीय भाषीय समुदाय भारत के निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देखने के लिए मिल जाता है, वहाँ के मूल निवासी है। तो बोडो जब भी आता है तो आपको क्लिक करना चाहिए असम के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बोडो समुदाय बेसिकली भारत का जो राज्य असम, वहाँ के मूल निवासी हैं, जो पूर्वोत्तर भारत में फैले हुए हैं। और मुख्य रूप से जो यहाँ पे एक बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है ना, वहाँ पर केंद्रित है। तो अगर आपसे पूछे बोडो, तो रिलेट करना है असम राज्य से, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर भारत में आयोजित रैली फॉर वैली कार्यक्रम की शुरुआत या फिर मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में जो आयोजित हुआ था यहाँ पे रैली फॉर वैली, इसके कार्यक्रम की मुख्य विशेषता, तो इसमें आपको ध्यान रखना है किस ऑप्शन के बारे में। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्थापित लोगों का पुनर्वास। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के कार्यों की निगरानी यहाँ पे करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री मॉनिटर्ड द फंक्शन ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसके बारे में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय है ना, वो यहाँ पे वर्क करता है किस मिनिस्ट्री के अंदर। तो मिनिस्ट्री यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र लुप्त प्राय रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर एंडेंजर्ड रिडले टर्टल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है गहीरमाथा बीच के बारे में, काफ़ी फेमस बीच है और ये बेसिकली आपको उड़ीसा वाले रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं पर ही जो मास नेस्टिंग होती है ना, सामूहिक घोंसला बनाने वाली जो एक प्रक्रिया होती है इनकी, वो इसी तट पर होती है। तो आपको इसमें गहीरमाथा ये ऑप्शन ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो गहीरमाथा समुद्र अभयारण्य लुप्तप्राय ऑलिव रिडले जो कछुए हैं ना उसके लिए काफ़ी फेमस है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजनन स्थल और सामूहिक घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है, जिसमें आपको रिडले टर्टल ये देखने के लिए मिल जाएंगे और ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो इनकी प्रक्रिया होती है, कैसे सामूहिक घोंसला मास नेस्टिंग ये लोग करते हैं, तो उसी को यहाँ कहते हैं अरीबाड़ा या फिर अरीवाड़ा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो इसकी जो घोषणा यहाँ पे करी थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी घोषणा करी थी क्लेमेंट एटली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 20 फरवरी 1947 को यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट एटली, उन्होंने घोषणा करी थी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत को स्वशासन हस्तांतरित कर देगा। और उन्होंने माउंट बेटन, जो लॉर्ड माउंट बेटन वायसराय थे ना, उन्हें नियुक्त करने की घोषणा भी करी थी। तो आपको ईयर ध्यान रखना है और साथ ही में प्रधानमंत्री कौन थे वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में निम्नलिखित में से किस देश की सबसे अधिक जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में रहती थी, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूएन ह्यूमन सेटलमेंट वर्ष 2018 में हाईएस्ट पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ पर, किस कंट्री में रहती थी स्लम एरियाज में। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य की। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन, दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रीजन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन एरिया। तो एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है, जो यहाँ पे रिवर बेसिन है, वो होगा किसका, वो होगा महानदी का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो महानदी का रिवर बेसिन सबसे अधिक है एज पर दी ऑप्शन। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और उसके बाद किसका आता है, महानदी के बाद आता है नर्मदा का, फिर आता है कावेरी का और उसके बाद आता है किसका, ताप्ती रिवर का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी इन नदी का संगम है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें आपको ध्यान रखने की अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर, इन दोनों का जो मिलन है, जो संगम है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं देवप्रयाग के नाम से। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपकी पंचप्रयाग, जिसमें अगर आप देखोगे ये है अलकनंदा रिवर और इसी के साथ जब मिलती है भागीरथी तो इसमें यहाँ पे बनता है क्या, देवप्रयाग। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। बाकी एक बार हम सभी प्रयाग को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें, ये है आपका यहाँ पे अलकनंदा रिवर, जिसमें अगर आप देखोगे धौली गंगा मिलती है तो बनता है विष्णु प्रयाग। फिर इसी अलकनंदा में आगे चलकर जब मिलते हैं नंदाकिनी तो मिलता है नंद प्रयाग। आगे चलोगे तो आप यहाँ पे मिलती है पिंडार गंगा जो बनते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद आगे चलोगे तो यहाँ पे मंदाकिनी मिलके बनाती है रुद्र प्रयाग। आगे चलोगे तो यहाँ पे भागीरथी मिलके बनाती है देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, इसके अलावा कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। तो ये क्या है, ये है आपके पंच प्रयाग, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ की उत्पत्ति का युग है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरा ऑफ ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो इसमें आपको पैलेजोइक यानी कि पूरा युग के बारे में ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो महाद्वीपीय भूभागों की जलमग्न परिधियों के रूप में महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण ये पैलियोजोइक जो इरा है ना उसके दौरान में शुरू हुआ था, और विशेष रूप से जो पेंटागोनिया महाद्वीप के विखंडन और उसके बाद में जो जैसे प्रारंभिक कैम्ब्रियन काल शुरू हुआ था ना, तो उस गोंडवाना जो हुआ था उसके संयोजन के साथ में इसकी शुरुआत यहाँ पे होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पैलियोजोइक इरा के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उच्च उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप। तो इसमें आप देखोगे जो HYVP कार्यक्रम था उसके अंडर जो जो यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड नहीं थी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेसिकली पल्सेस यानी कि दालों के बारे में। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। तो दालों की बात करिए उच्च उपज वाली किस्मों की कैटेगरी में शामिल नहीं थी, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, हरित क्रांति होती है, तो उसमें मेनली जो फोकस था वो था राइस पर और वीट पर, तो मेन फोकस तो इन्हीं दोनों पर था। इसके अलावा जो दाल थी ना वो इसमें काफ़ी कम इसका महत्व था, इसके अलावा उनको अलग रखा गया था। तो जो शामिल नहीं था वो कौन सा था, वो था यहाँ पे दालें, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जवार, वीट, राइस ये यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स में शामिल थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है, यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 45 अनुच्छेद नंबर 45 के बारे में ध्यान रखना है, जो कि बात करता है 6 साल तक की आयु तक बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की बात को लेकर, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर साथ ही में एजुकेशन को लेकर बात करता है 45 आर्टिकल अंडर द एज ऑफ 6 ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा ये किस शहर में स्थित है। तो इमाम बाड़ा जब भी आता है तो आपको क्लिक करना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी दैट इज लखनऊ। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, और इसी को ही हम बड़ा इमाम बाड़ा भी कहते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहो या फिर आसफी इमाम बाड़ा कहो, जो कि आपको लखनऊ में देखने के लिए मिल जाएगा, और इसको अवध के नवाब आसफउद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। ये पॉइंट भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुंबई और गोवा के बीच में स्थित पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या नाम दिया जाता है, यानी कि जो यहाँ पे पश्चिमी तटीय भाग है ना किस चीज़ का, यहाँ पे मुंबई और गोवा के बीच में जो स्थित है उसका, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे यहाँ पे नाम दिया जाता है कोंकण कोस्ट के बारे में, यानी कि ये है यहाँ पे मुंबई और गोवा के बीच वाला एरिया, कोस्टल एरिया दैट इज कोंकण कोस्ट। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो मुंबई और गोवा के बीच में स्थित पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये दमन से गोवा तक फैला हुआ है। तो याद रखना है आपको कोंकण तट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो म्यांमार के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट शेयर इट्स बाउंड विद म्यांमार। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कौन सा स्टेट के बारे में, दैट इज यहाँ पे स्टेट हो जाएगा कौन सा, ये है सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप मैप में लोकेशन को देख सकते हो कहाँ है म्यांमार, तो आपको म्यांमार यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। फिर बात करें मिजोरम भी शेयर कर रहा है, और यहाँ पे जो है एक सेकेंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे जो है ना ये मणिपुर, ये भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो ये अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस भाग में माट मिट्टी पाई जाती है। तो माट मिट्टी की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे सदर्न उत्तर प्रदेश वाला एरिया है ना, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है। तो श्रीशैलम अगर हम बात करें जल विद्युत संयंत्र, ये कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, और ये भारत के सबसे बड़े जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है, जिसका उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कृष्णा रिवर, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा,
निम्न में से कौन सा भौगोलिक शब्द जल से घिरे महाद्वीपीय उपमहाद्वीपीय भूभाग से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू द पीसेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। तो आपको इसमें ध्यान रखना है किसके बारे में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पेनिनसुला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये वो एक टर्म आती है, जोग्राफिकल टर्म है, जो कि उस चीज़ को रिलेट करते हैं पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंट लैंड को, जो कि पानी से घिरा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1944 और 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक ऑफिशियल नेम, एक फॉर्मल नेम, जो नॉट ऑफिशियल, एक फॉर्मल नेम की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे था बॉम्बे प्लान का, जो कि पब्लिश हुआ था 1944-45 में, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना, यानी कि प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आपको हमारी कोई भी ई बुक को, किसी भी पीडीएफ को परचेज करना है, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर विजिट करना है। अगर आपको कोई भी बुक को प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवाना है, तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को, एंड डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को। साथ ही में इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि आदित्य क्लासेस को। वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, जो कि रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है। हीम यानी कि हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन की, तो कौन सा एलिमेंट उसका पार्ट होता है, तो ये होता है यहाँ पे आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक अणु है, और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है हेम और एक होता है ग्लोबिन। और हीम में आयरन होता है, जो यह फेफड़ों में ऊतकों एवं ऑक्सीजन, मतलब ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और साथ ही ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेफड़ों तक ले जाता है। तो इसका वर्क होता है। तो आपको उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एक डैश एक निष्क्रिय दो टर्मिनल विद्युत घटक है, जो कि विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवरोध। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें रजिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा देश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे भारतीय राज्यों के साथ में सीमा को साझा करता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे नेपाल, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इनके साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में जो देश यहाँ पर स्थित है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा यहाँ पे म्यांमार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन से, दैट इज म्यांमार। फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए घटक एक बंद लूप बनाते हैं, यानी कि क्लोज लूप की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जो रिंग टोपोलॉजी है ना, वो बेसिकली एक बंद लूप की तरह पे यहाँ पे कार्य करती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, लाइक देयर आर द टाइप ऑफ नेटवर्क्स टोपोलॉजीज। इसमें अगर हम बात करते हैं लाइक जैसे बस का हो गया, आप इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन देखोगे, स्टार, मेस, ट्री एंड हाइब्रिड। तो इसमें जो रिंग है ना, तो क्लोज लूप की तरह पे यहाँ बन जाते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड फीचर टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट कर देता है। तो ये फीचर है किसका, ये फीचर है स्ट्राइक थ्रू का। ये आपके फ़ोन में भी अवेलेबल होगा, आप कभी देखिएगा करके। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्ट्राइक थ्रू। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन यहाँ पे लॉन्च किया था, यानी कि विच स्पेस एजेंसीज लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन बाय द नेम ऑफ डार्ट। तो ये यहाँ पे लॉन्च किया था नासा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो ये डार्ट है, इसकी फुल फॉर्म थी डबल एस्ट्रॉइड्स रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये डार्ट मिशन था जिसको लॉन्च किया है नासा ने, जो पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह
से बचाने के लिए शुद्ध ग्रह की दिशा बदलने की तकनीक का प्रदर्शन करने वाला एक ऐतिहासिक और सफल मिशन था। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत का विशाल पठार किस प्राचीन भूभाग का भाग था। तो अगर आपसे पूछे भारत का विशाल पठार किस प्राचीन भूभाग का भाग था, तो इसमें आपको गोंडवाना लैंड के बारे में ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थार रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र के शरण में ज़्यादा योगदान नहीं देता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट मच टू द डिग्रेडेशन ऑफ द थार डेजर्ट इकोसिस्टम। तो आपको इसमें ध्यान रखना है इंक्रीज प्लांटेशन ऑफ द नेटिव ट्रीज के बारे में, कि देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण, इससे कोई भी हार्म नहीं होता है थार रेगिस्तान पे, लेकिन इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो, अनियमित वर्षा हो, इरेटिक रेनफॉल हो, या फिर ग्रेजिंग हो बाय द लाइवस्टॉक, इन तीनों का ही प्रभाव पड़ता है वहाँ की डिजर्टिफिकेशन पे, उस डेजर्ट पे। लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ उगाए जाएं तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है थार रेगिस्तान की शरण को लेकर, यानी कि उसकी डिग्रेडेशन को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली। तो उसमें आपको साइनो तिब्बतन यानी कि चीनी तिब्बती ये नाम ध्यान रखना है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जो कि इंडो यूरोपियन के बाद में आता है। तो पहला इंडो यूरोपियन है और सेकंड पर बात करें तो सीनो तिब्बतन यानी कि चीनी तिब्बती इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत आया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था हेन स्वांग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये एक चीनी यात्री था जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था, और इन्होंने यहाँ पे बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और हर्ष के साम्राज्य, समाज और संस्कृति का विस्तृत अपनी पुस्तक जिसका नाम था सीयू की नामक पुस्तक में किया था। तो अगर आपसे पूछे कि सीयू की नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हेन स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो दोष सिद्धि के संरक्षण संबंधी जो यहाँ पे प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 20 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में व्यक्तियों को संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस ये प्रदान करता है, जिसमें कि पूर्वव्यापी कानूनों के खिलाफ सुरक्षा, दोहरे दंड या फिर उससे बचाव, और इसके अलावा जो आत्म दोष सिद्धि यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन है ना, इंक्रिमिनेशन, उसके विरुद्ध ये अधिकार यहाँ पे शामिल है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ती खुलेपन, बढ़ती आर्थिक निर्भरता और गहन आर्थिक एकीकरण से कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विच प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वस्तु है, सेवा है, प्रौद्योगिकी है ना, इनका और पूंजी का सीमा पार प्रभाव कर सकते हैं, जिसमें कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है, और ये मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी और व्यापार उदारीकरण से संबंधित होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे करीब से गुजरता है। तो 24 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो ये 5 से गुजरता है कहाँ से, तो ये है इसमें आंसर नंबर ए, दैट इज भोपाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है। तो सूर्य के प्रकाश से जिस विटामिन की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है तो उसमें आंसर है कौन सा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर में मुख्य रूप से विटामिन डी बनता है, जो कि त्वचा पर सूर्य की पराबैंगनी बी जो किरणें पड़ती हैं तो उससे बेसिकली इसकी फॉर्मेशन होती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अब विटामिन डी की अगर हम बात करें इसको साइंटिफिक नेम क्या है,
ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा विटामिन डी से जो कमी यहाँ पर होती है बच्चों में स्पेसिफिकली, उसका नाम हो जाता है यहाँ पे रिकेट्स। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, और इसको धूप विटामिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से जो गैस यहाँ पे उत्तरदायी होती है उसका नाम क्या है, ये है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से CO2 गैस उत्तरदायी है, जो कि मानवीय गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई से बढ़ती है और पृथ्वी की गर्मी को रोककर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण ये बन जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की भूमिका बैंकों को हर समय उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम उपाय का ऋणदाता भी कहा जाता है, यानी कि द रोल ऑफ डैश इज टू हेयर रेडी टू लैंड टू बैंक एट ऑल द टाइम्स एंड सो इट इज सेड टू बी द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो ये कहा जाता है किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है, और एट प्रेजेंट इसके गवर्नर कौन है, ये है संजय मल्होत्रा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त के थप्पे को जमाने के लिए जिस विटामिन की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हमने धूप विटामिन को डिस्कस किया, दैट इज विटामिन डी, और अभी आपको ध्यान रखना है रक्त का थक्का जमाने के लिए जिस विटामिन की आवश्यकता होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रणाली को डैश के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कि द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हरिजन was replaced by the reservations of seats for them under the dash। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पूना पैक्ट के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, अ नेशन इन मेकिंग डैश के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो अ नेशन इन मेकिंग इस पुस्तक को लिखा है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। काफ़ी फेमस एक प्रसिद्ध पुस्तक है ये, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा लिखी हुई है, अ नेशन इन मेकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दैट इज IRRA, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो ये आपको फिलीपींस में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यास के द्वारा लिखित है, इसकी 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भगवद गीता का अध्ययन किया जाता है। तो इसका नाम है भीष्म पर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य के लिए एक ग्रीक अक्षर है। तो तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ के लिए जो ग्रीक अक्षर का इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, उसे हम कहेंगे लैम्डा के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के अलिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम के कितने युग्म होते हैं। तो युग्म की बात पूछे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 22। अगर आपसे युग्म नहीं पूछते तो आंसर होता 44। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें 22। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, जिसमें कि 46 टोटल क्रोमोसोम्स है, जिसमें कि 22 होते हैं ऑटोसोम और एक होता है यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड्स गिटार के रूप में जाना जाता है डैश के द्वारा बनाया और लोकप्रिय बनाया गया था। तो इसका नाम क्या होगा, तो इनका नाम यहाँ पर जाएगा, दैट इज विश्व मोहन भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में जाना जाता है, और ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया गया था विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फोटोज में गलत है, इसको मैं चेंज कर दूंगी, तो आपको उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपके सभी डाउट्स यहाँ पे एड्रेस होंगे।
इसके अलावा टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर, इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा भारत में आयोजित रैली फॉर वैली कार्यक्रम की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। एंड थर्ड वन इज कि कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की कार्यों की निगरानी करता है, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम की चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। किसी भी बुक को घर पर मंगवाने के लिए आपको विजिट करना www.raviaditipublication.com पर। PDF नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com को। साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो जैसे रवि स्टडी ऐप, जहां पर आपको जीके जीएस का बैच मिलेगा, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जीएस नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, 25,000 क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री PDF टेस्ट, करंट अफेयर नोट्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।